जब भी हम मार्केट में जाते हैं टीवी, फ्रिज या एसी लेने के लिए, अक्सर हम देखते हैं उसकी रेटिंग कितनी है। अगर वो 5 स्टार रेटिंग है तो हमें लगता है बहुत ही अच्छा है, हमें ले लेना चाहिए। कुछ-कुछ इसी तरह से इकोवेडिस भी है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा इकोवेडिस होता क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्या पर्पज़ है इसका, कैसे ऑर्गेनाइजेशन इसे इम्प्लीमेंट कर सकती है इस रेटिंग सिस्टम को, किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब के बारे में बात होगी जब तक ये वीडियो समाप्त होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोवेडिस क्या है। तो इकोवेडिस शुरू हुआ था 2007 में फ्रांस में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये एक असेसमेंट टूल है जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या उस पर कर रही है। उसका जो मेन फोकस होता है वो इस पर होता है कि उसकी सप्लाई चेन में क्या हो रहा है। अब ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है इकोवेडिस का मतलब क्या है। तो ये दो पार्ट में बना है, इको और वेडिस। जब इको की बात करते हैं तो उसका मतलब इकोनॉमी या इकोलॉजिकल से, यानी कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। और जब वेडिस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू मूव, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम सस्टेनेबिलिटी को ड्राइव कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। ब्रॉडली जब ये इकोवेडिस को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडस्ट्री में, तो इसके 4 की रीज़न थे जिस कारण से इसको इम्प्लीमेंट किया था। क्यों ये इम्पोर्टेंट था? जो सबसे पहले रीज़न था कि ग्लोबल बायर्स की रिक्वायरमेंट थी। हर कंपनी ये चाहती है कि जब भी वो कहीं किसी से प्रोडक्ट ले तो उसको आइडिया हो कि जिस कंपनी से वो डील कर रही है क्या वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट बना रही है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है। देन दूसरी बात ये थी कि ग्लोबल कंप्लायंस जो ग्लोबल रेगुलेशन है, हर देश के अलग अलग बहुत सारे रेगुलेशन है। जैसे अगर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो हम BRSR की बात करते हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ऐसे एक GRI भी है। तो अलग अलग देशों से कैसे उसको अलाइन कर सकते हैं, वो एक रीज़न था। जो तीसरा रीज़न था वो बात कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी एंड बेंचमार्किंग। बेसिकली इकोवेडिस एक प्लेटफॉर्म है। जब हम रेटिंग करते हैं तो हम जो ESG की बात करते हैं, एनवायरनमेंट, सेफ्टी, सोशल एंड गवर्नेंस, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो भी रैंकिंग है उसमें हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना विश्वास कर सकते हैं। एंड देन सर्टेनली इसकी जो रेपुटेशन है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, इसका पर्पस क्या है। तो ब्रॉडली 3 की पर्पस है। जो पहला पर्पस है वो है विद रिस्पेक्ट टू कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, ना केवल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बल्कि पूरी सप्लाई चेन के अंदर। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कैसे ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकती है क्या रिस्क है, कैसे उसकी इम्प्रूवमेंट को बढ़ा सकती है, और कैसे जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट हो सकते हैं, लीगल बॉडी हो सकते हैं या कस्टमर हो सकते हैं, उनको कैसे मीट कर सकती है। और जो तीसरा आखिरी पॉइंट है वो है एक कॉमन लैंग्वेज बनाना। कैसे पता लगे दुनिया में अगर हम कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं कि भाई अगर ये कंपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही। जैसे हम अक्सर ISO 9000 की बात करते हैं। अगर एक कंपनी ISO 9000 है तो मैं मान के चलता है कि इसके बाद एक सर्टेन लेवल होगा। बिल्कुल उसी तरह से ये भी रेटिंग सिस्टम है। अब इसके बाद एक अगला आता है क्वेश्चन कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किन फैक्टर्स पे काम करता है। तो ये 4 की फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये इंटायर रेटिंग सिस्टम है। जो पहला है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, जहाँ पे वो एनर्जी कंजम्पशन, कार्बन एमिशन की बात करता है। जो दूसरा फैक्टर है वो बात करता है लेबर एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का वर्क इन्वायरमेंट है, क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस तरह की बातों की बात होती है। जो तीसरा फैक्टर है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स। यहाँ पर बात आती है एंटी ब्राइबरी या विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग अबाउट फेयर बिजनेस प्रैक्टिस, डाटा प्रोटेक्शन, किस तरीके से इस पर काम हो रहा है। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट। ये सबसे की है और सबसे चैलेंजिंग भी है। की इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमें अपनी सप्लाई चेन में करना होता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है। और जब ये रेटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बाद कुछ लेवल्स है, 4 लेवल्स बना रखे हैं, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो प्लेटिनम लेवल है उनका टारगेट होता है कि जो टॉप 1% कंपनी है उसको मिले। देन इसके अलावा 2 बैचेस भी हैं जो उन्होंने बना रखे हैं कि जो कंपनी 55% से नीचे है उनके लिए क्या है। तो उन कंपनीज के लिए उनको अक्सर फास्ट मूवर या उनको कमिटेड बोला जाता है, जिससे कि ये पता लगे कि उन्होंने काम तो करना शुरू कर दिया बट उन्हें कुछ समय लगेगा उस लेवल पर आने के लिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री फेस कर रही है जब वो इस पर्टिकुलर रेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है।
तो देखा जाए वो सब बहुत कॉमन है। से फॉर एग्जांपल वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास किसी बात को प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि यस ये मैंने ऐसे किया है और इसको मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ, अक्सर वो नहीं मिलता। देन जो टाइम एंड रिसोर्स है, हमेशा इसी बात की चर्चा होती है कि क्या मैं इतना टाइम दूँ या ना दूँ। अक्सर जो रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक चैलेंज रहता है। देन एक और चैलेंज रहता है विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर अलाइनमेंट। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि ईएसजी में बहुत सारा काम करने के लिए सप्लायर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, अक्सर वहाँ चैलेंज आता है। एंड जो चेंज मैनेजमेंट है, जब भी कहीं किसी भी जगह वो चेंज आता है, एक सर्टन पॉलिसी से आप एक अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो रोकते हैं उस काम को करने के लिए। अब लास्ट में बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इकोवैडिस रेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है तो क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को नया बिजनेस मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी कंपनी ढूंढ रही है किसी नए सप्लायर को, उसको लगता है कि अगर इसने एक सर्टन रेटिंग सिस्टम लिया हुआ है, चाहे वो सिल्वर है, ब्रोंज है, तो इसका मतलब इसके यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ काम हो रहा है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मिटिगेशन। बहुत सारी कंपनीज नहीं चाहती कि उनके सप्लायर बेस के यहाँ पे कोई लीगल इश्यूज हों, कोई एनवायरमेंटल, लेबर या एथिकल रिस्क रहे। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड पे भी चाहती है कि उसके यहाँ पे इस तरह के इश्यूज ना हो। लेकिन जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अबाउट कॉस्ट सेविंग है। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, वेस्ट एंड एमिशन, तो जो रिसोर्स की एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी कॉस्ट सेविंग करती है। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड रेपुटेशन। जो भी कंपनीज इकोवैडिस में एज्यूम कर लीजिए प्लेटिनम है, तो वो टॉप 1% कंपनी में दुनिया की मानी जाती है। आज तक मोर देन 180 देशों में इकोवैडिस को इम्प्लीमेंट किया गया। करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा देश हैं जिन्होंने इस रेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। तो उन सब में एक रेपुटेशन बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर मैं समरी करूं, जो इकोवैडिस है ये एक बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के बारे में और स्टेक होल्डर्स के बारे में, जो सप्लाई चेन है उसके बारे में एक असेस करने का एक रेटिंग सिस्टम है, जिसके 4 की फैक्टर्स हैं, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। और इसके अंदर 4 फैक्टर्स हैं जिसको देखा जाता है, जो कि एज पर ईएसजी, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस आते हैं, और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है। और अगर एक बार ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टन लेवल पे आती है तो बहुत हेल्प होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिए भी, एंड देन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको चॉइस करने के लिए। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रहेगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूजफुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कुलीग से शेयर कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।